नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ने सभी को किया है निराश। दोस्तों, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा कि क्यों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ने ज्यादातर निवेशकों को निराश किया है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वरिष्ठ नागरिक द्वारा सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाई गई है, यानी हमारे बुजुर्गों के लिए बनाई गई है, जहां पर एक अच्छा खासा गारंटेड रिटर्न सरकार से आपको मिल जाता है। आप इस स्कीम को पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं या चाहे तो आप बैंक में भी इस स्कीम को खुलवा सकते हैं, जहां पर आपको 8.2% का सालाना तौर पर ब्याज मिलता है। ये जो ब्याज है वो आपको क्वार्टरली बेसिस पर दिया जाता है, यानी कि आपको 30 जून पर मिलता है, 30 सितंबर पर दिया जाएगा या 31 दिसंबर या फिर 31 मार्च। तो हर क्वार्टर पर आपका जो ब्याज है वो क्रेडिट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इस स्कीम में आप मिनिमम जो है वो 1,000 रुपया निवेश कर सकते हैं और मैक्सिमम की बात करें तो आप 30 लाख रुपया निवेश कर सकते हैं। 30 लाख रुपए की बात करें तो यहां पर 8.2% के हिसाब से आपको 2,46,000 का ब्याज मिलता है ईयरली। और अगर क्वार्टरली की बात करें तो 61,500 का ब्याज, और मंथली यहां पर आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है 20,500 का। तो हर महीने आपको 20,000 रुपए तक की कमाई हो जाती है अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 30 लाख रुपया निवेश करते हैं। इस स्कीम में ध्यान रखिएगा, आप इंडिविजुअल होने चाहिए, यानी कि आपकी एज जो है वो 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। यहां पर एनआरआई हो गया, एचयूएफ हो गया, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसी के साथ साथ आप अगर चाहें जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप अपने स्पाउस के साथ ही जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, 60 साल से ज्यादा है, उन्हीं को यहां पर अलाउ किया जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि अगर आप डिफेंस रिटायर्ड एम्प्लॉय है तो आपकी एज 50 साल से ज्यादा है तो भी आप अकाउंट में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिविलियन रिटायर्ड एम्प्लॉय है तो आपके लिए 55 साल की एज दी गई है। और अगर कोई स्पाउस है जो डिकीज्ड एम्प्लॉय की, यानी जिन एम्प्लॉय की डेथ हो चुकी है ड्यू टू हार्नेस की वजह से, इन हार्नेस की वजह से, जिनकी एज 50 साल की थी, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, सरकारी एम्प्लॉय थे, तो उनकी स्पाउस भी अब जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर निवेश कर सकती है। तो ये 3 लोग भी यहां पर निवेश कर सकते हैं, लेकिन इनको ध्यान रखना है, जो भी रिटायरमेंट फंड इनको मिला है, चाहे ग्रेच्युटी मिली हो, पीएफ मिला हो, पेंशन मिली हो, सुपर एन्युएशन फंड मिला हो, या और भी कोई कंपनसेशन, डेथ कंपनसेशन मिला है, वो रिटायरमेंट फंड जो है वो यहां पर निवेश करना होगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 3 महीने के अंदर अंदर। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उस केस में वो एलिजिबल नहीं होंगे। इसी के साथ साथ आपको जो भी ब्याज यहां पर मिलता है वो होता है आपके लिए टैक्सेबल। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पूरा का पूरा ब्याज आपका टैक्सेबल होगा, चाहे आपने एक अकाउंट खुलवाया हो या एक से ज्यादा अकाउंट खुलवाया हो। पूरे साल में ध्यान रखिएगा, अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा ब्याज मिल रहा है तो अब 1 अप्रैल के बाद, यहां पर पहले 50,000 की लिमिट थी, लेकिन सरकार ने 1 अप्रैल से लिमिट चेंज कर दी है, तो आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा एट द रेट 10% सेक्शन 194A के तहत। अब इस टीडीएस से भी अगर आपको बचना है तो आपको भरना होगा फॉर्म 15H। फॉर्म 15H जमा करके आप टीडीएस से बच सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा फॉर्म 15H कब भर पाएंगे, अगर आपकी जो इनकम है वो 12 लाख रुपए तक है, 12 लाख रुपए तक इनकम है, तो उस केस में फॉर्म 15H भर देंगे तो आपका टीडीएस बच जाएगा। इसी के साथ आपकी जो है मैच्योरिटी आ जाती है 5 साल की, और आप चाहें तो अकाउंट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। 3-3 साल के गैप के साथ आप कितने भी नंबर ऑफ टाइम अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं। साथ में यहां पर प्रीमेच्योर कंडीशन भी दी जाती है, यानी आप अकाउंट को कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ पेनल्टी कंडीशन लगती है। तो आगे हम इसकी पेनल्टी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो का हमने टॉपिक रखा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको निराशा हुई है। तो क्यों निराशा हुई है, जबकि इतनी अच्छी स्कीम है, इतना बढ़िया रिटर्न देती है, 8.2 सबसे ज्यादा ब्याज आपको मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके कुछ खास बातें हैं जो सीनियर सिटीजन के लिए कई बार निराशा या उनको नुकसान भी दे सकती है ये स्कीम। इस स्कीम की कुछ कंडीशंस ऐसी है जिसमें आपको फायदा नहीं होता, जिसमें आपका नुकसान होता है, हजारों में नहीं बल्कि लाखों में यहां पर आपका नुकसान हो जाता है। 5 ऐसे पॉइंट, 5 ऐसी डिस्कशन मैं आपके साथ करने वाला हूं
जो आपको ये बताएगा कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश नहीं करना चाहिए, या फिर अगर आप निवेश करते हैं तो इन 5 बातों का ध्यान रखते हैं, पॉजिटिवली लेते हैं, तो उसमें आप अपने आप से भी सुधार कर सकते हैं। तो कौन से 5 पॉइंट है, यानी डिसएडवांटेजेस कौन से ड्रॉबैक कौन से है, जो आपको जानना जरूरी है, यानी जिसकी वजह से ज्यादातर सीनियर सिटीजन निराश हो जाते हैं इस स्कीम से। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में उन्होंने क्यों निवेश किया है, कई बार उनको इन चीजों के बारे में पता नहीं होता है, इनके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो ये 5 पॉइंट आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्यों ज्यादातर निवेशकों को निराश कर रही है, यानी सीनियर सिटीजन को यहां पर निराशा हो रही है इस स्कीम से, इसकी कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशनों की वजह से। आइए सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। अगर आप इस स्कीम में पैसा निवेश करते हैं और कभी भी आपको जरूरत आन पड़ती है, यानी प्री मैच्योर अकाउंट को क्लोजर करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कंडीशन दी गई है। तो आप अकाउंट को कभी भी क्लोज करवा सकते हैं जब आपने ओपन करवाया है, यानी ओपन करवाने के बाद 5 साल की यहां पर मैच्योरिटी होती है, तो इस 5 साल के अंदर कभी भी आप अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और शर्तें हैं इसकी, ये भी जान लेते हैं। अगर आप 1 साल से पहले पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी ब्याज यहां पर नहीं दिया जाएगा, और अगर कहीं ब्याज आपको दे भी दिया तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी रिकवर कर लिया जाएगा। इसमें जो दूसरी कंडीशन है वो है आफ्टर 1 ईयर, यानी 1 साल के बाद पैसा आप निकालते हैं, पर 2 साल से पहले आप विड्रॉ कर देते हैं। 1 साल के बाद 2 साल से पहले अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो उस केस में आपको 1.5% की पेनल्टी लग जाती है। ये 1.5% की पेनल्टी डिडक्ट होती है आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से, यानी आपका जो 30 लाख रुपए का फंड है उसमें से आपको 1.5% जो है वो कम दिया जाएगा, यानी 45,000 रुपया जो है वो आपका काट लिया जाएगा। इसमें तीसरी जो शर्त है, अगर आप 2 साल के बाद और 5 साल से पहले पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो 1% आपका डिडक्शन किया जाएगा, यानी आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से पैसा डिडक्ट कर लिया जाएगा। यानी 30 लाख का अगर 1% देखे तो 30,000 रुपया जो है वो आपको डिडक्ट करके बाकी का पैसा आपको दे दिया जाएगा। इसमें अगली जो शर्त है वो 5 साल से लेकर 6 साल के लिए है। अगर इस बीच में आप पैसा विड्रॉ करते हैं, यानी आपने अकाउंट को जो है वो एक्सटेंड करवाया है 3 साल के लिए, 5 साल के बाद 3 साल के लिए अकाउंट एक्सटेंड करवाते हैं, तो यहां पर भी आपको 1% की पेनल्टी लगेगी। पहले ये 1% पेनल्टी नहीं थी, पहले आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता था, आप 5 से 6 साल के बीच में कभी भी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आपको अलाउ किया जाएगा, लेकिन 1% की आपको पेनल्टी लग जाएगी। तो यहां पर आपका डिडक्ट होगा 1% प्रिंसिपल अमाउंट में से, यानी यहां पर भी आपको 30,000 का नुकसान हो जाता है। इसके बाद अगर आपके 7वें साल में या फिर 8वें साल में पैसा आप विड्रॉ करते हैं, क्योंकि आपने एक्सटेंड किया है, तो यहां पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगती, ना ही आपको कोई इंटरेस्ट का लॉस होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन, ये शर्तें यहां पर दी गई है अगर आप प्रीमेच्योर विड्रॉ करते हैं। अब इसमें जो सबसे खतरनाक जो कंडीशन है वो है आपकी पहली कंडीशन। यहां पर आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लॉस होता है, यानी सबसे ज्यादा पेनल्टी आपको लगती है। मान लीजिए आपने 10वें महीने तक यहां पर अकाउंट को रखा, फिर आपको इमरजेंसी आन पड़ी, तो आपने 10वें महीने में पैसा जो है वो विड्रॉ कर दिया, तो उस केस में 30 लाख पर अगर मैं बात करूं 8.2% पूरा का पूरा ब्याज आपका लॉस हो जाता है। 1 रुपया का भी ब्याज आपको नहीं दिया जाता, और 10 महीने के हिसाब से 2,05,000 की आपको पेनल्टी लगती है। मैक्सिमम अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे 2,46,000 की मैक्सिमम पेनल्टी आपको लग जाती है इस पॉइंट पे। यानी 1 साल से पहले अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो 1 रुपए का भी ब्याज आपको नहीं दिया जाता। दोस्तों सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, उन्हें कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, वो कभी भी हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, जिन पर उनको पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो वो सीनियर सिटीजन फंड से ही तो पैसा निकालेंगे, क्योंकि उनके पास तो कोई और फंड नहीं है। तो वहां पर उनको जो एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर वो 1 साल से पहले अगर पैसा विड्रॉ कर देते हैं, उन्हें 1 रुपए का भी ब्याज नहीं दिया जाता। यहां तक कि पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट 4% है, वो भी ब्याज नहीं मिलता। इससे अच्छा तो फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं, वहां पर 7 से 8% उनको ब्याज मिल जाता है, तो 1% का ही तो लॉस होता है, यानी 7 या 6% तो उनको मिलता ही मिलता, जिससे कम से कम उनका ब्याज तो यहां पर कम मिलता, लेकिन उनको पैसा तो मिलता,
यहां पर तो सीधा 2 लाख रुपए का नुकसान है, यानी सीधा का सीधा आपका जो 2 लाख रुपया है वो सरकार आपसे काट लेती है, जबकि सरकार उस पैसे को यूज कर रही है। ऐसा भी नहीं है कि पैसे को यूज नहीं कर रही है, पैसे को यूज भी किया जा रहा है। तो सरकार ने इस स्कीम्स के अंदर इतनी खतरनाक स्ट्रिक्ट कंडीशन रखी है, जिसकी वजह से अगर किसी और स्कीम में रखी होती तो समझ में आता, लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में रखी, जबकि आपको पता है सीनियर सिटीजन को इमरजेंसी फंड कभी भी रिक्वायरमेंट आ सकती है। अगर आप किसी अन्य स्कीम में रखें तो समझ में भी आता है, लेकिन इस स्कीम में रखना एक सोचने वाली बात है कि यहां पर जो कंडीशन दी गई है इस कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए सरकार को। सरकार के दिमाग में यह चीज है कि कहीं कोई सीनियर सिटीजन पैसा विड्रॉ ना कर ले 1 साल में, तो वहां उन्हें रोक दिया जाए, जिसकी वजह से ये सही नहीं है। उनको इमरजेंसी फंड कभी भी आ सकता है, जिसके चलते इस स्कीम में कम से कम या तो 4% का तो ब्याज मिलना ही चाहिए। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं तो आपको यहां पर वेट करना पड़ेगा 1 साल और 1 दिन में। अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो उस केस में आपका 2 लाख का ब्याज है, 40,000 आपको पेनल्टी लगेगी, 40 से 50,000 यानी 1.5 लाख रुपया कम से कम आपका बच जाएगा। तो यहां पर आप 1 साल और 1 दिन के बाद अगर विड्रॉ करना है, पैसा प्रीमेच्योर विड्रॉ करना है, तो 1-2 महीना आप इसको एक्सटेंड कर दें और 1 साल और 1 दिन के बाद करेंगे तो उस केस में आपको कम यहां पर पेनल्टी लगेगी, यानी 40 से 45,000 लगेगी, जिससे आपको यहां पर ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अपने सेकंड पॉइंट पे, तो अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है मैच्योरिटी से पहले तो उस केस में क्या कंडीशन दी गई है। ध्यान रखिएगा, अगर मैच्योरिटी आने से पहले 5 साल की मैच्योरिटी है उससे पहले ही डेथ हो जाती है, यानी अकाउंट आपने ओपन करवाया है और 5 साल की यहां पर मैच्योरिटी है, यानी 2 साल के बाद आपके अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई, तो उस केस में बाकी का जो बैलेंस पीरियड रहेगा, यानी जो 3 साल के लिए आपका जो अकाउंट चलेगा उस पर आपको 4% का ब्याज दिया जाएगा, ना कि 8.2% का। तो आपका अकाउंट तो कंटिन्यू रहेगा मैच्योरिटी तक, लेकिन यहां पर सिर्फ 4% का ही ब्याज दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, वो भी ध्यान रखिएगा। ये अकाउंट जो है कौन चलाएगा, तो अकाउंट कौन चलाएगा, जो भी उसकी स्पाउस होगी। अब उसकी स्पाउस हो सकता है या तो जॉइंट होल्डर हो, जॉइंट अकाउंट उसने लिया हो, या फिर अगर वो जॉइंट होल्डर नहीं है, इंडिविजुअल अकाउंट था, तो हो सकता है वो उसकी सोल नॉमिनी है। तो अगर वो अकाउंट चला रही है, यानी जो स्पाउस अकाउंट कंटिन्यू करेगी बाकी के 3 साल के लिए, तो यहां पर आपको 2 कंडीशन कंप्लाई करनी पड़ेगी स्पाउस को। पहली कंडीशन कि स्पाउस जो है वो एलिजिबल होनी चाहिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत, यानी उसकी एज 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, स्पाउस का कोई भी सीनियर सिटीजन अकाउंट नहीं होना चाहिए, यानी वो कोई भी सीनियर सिटीजन अकाउंट जो है नहीं खोल सकती। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 स्ट्रिक्ट कंडीशन यहां पर रखी गई है, जहां पर जो स्पाउस है वो अकाउंट को कंटिन्यू कर सकती है, अपने हस्बैंड की डेथ के बाद 3 साल तक कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन वहां पर सिर्फ 4% का ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हमें उससे सिंपैथी रखनी चाहिए या उसका नुकसान करना चाहिए। एक तो आप कह रहे हैं हम उस स्पाउस को जो है सीनियर सिटीजन अकाउंट खोलने नहीं देंगे, यानी वो खुद तो 8.2% जो कमाएगी नहीं, इसके अलावा हस्बैंड का अकाउंट भी आप कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन वहां पर भी आपको 4% का ब्याज देंगे, 4.2% का लॉस आपको वहां पर भी हो जाता है। तो यहां पर अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको बेनिफिट देना चाहिए, जबकि हम उसका बेनिफिट ले रहे हैं। आपने यहां पर पैसा तो कम नहीं है, आप पूरा का पूरा यहां पर सरकार पैसा तो यूज कर रही है 30 लाख रुपए, ऐसा तो नहीं है पैसा कम हुआ है, तो आप 4% ब्याज क्यों देंगे। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो 4% ब्याज क्यों दे रहे हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज क्यों दिया जा रहा है। और साथ में कंडीशन भी लगाई जा रही है कि स्पाउस जो है वो 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए, स्पाउस का कोई भी सीनियर सिटीजन अकाउंट नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन तो कोई वैलिड पॉइंट नहीं है। यहां पर सीधे सीधे जो स्पाउस है जिसकी कोई कमाई नहीं है, जो खुद भी सीनियर सिटीजन है, तो उनका हस्बैंड भी एक तो चला गया है और उस पर से उनको यहां पर नुकसान भी हो रहा है। तो यहां पर बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशन जो कई बार सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में दी जाती है, अगर किसी की डेथ हो गई तो उसे 4% का ब्याज मिलेगा, साथ में स्पाउस 8.2% का ब्याज भी नहीं कमा पाएगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। तो यहां पर आपको कितना यहां पर ब्याज का लॉस हो रहा है वो जान लेते हैं। तो यहां पर आपको 2 साल के लिए तो 8.2% का ब्याज मिलेगा, यानी 2,46,000 पहले साल, दूसरे साल भी आपको 2,46,000 यानी 4,92,000, तो ये तो आपको मिलेगा 8.2% के हिसाब से। अब ये जो 3 साल का जो है, यानी 3 ईयर के लिए आपको 4% का ब्याज मिलेगा, यानी 1,20,000 ब्याज आपको मिलेगा 3 साल के लिए, यानी ये आपका हो जाता है 3,60,000 रुपए। जबकि आपको 2,46,000 मिलना था 3 साल के लिए, तो आपका नुकसान कितना हुआ, 7,38,000
आपको मिलना था और 3,60,000 रुपए आपको मिले हैं, तो उस केस में 3,78,000 का आपका हो जाता है नुकसान। तो यहां पर 3,78,000 आप देख सकते हैं, सीधा सीधा यहां पर जो है स्पाउस को जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुके हैं उनको एक तो नुकसान हो रहा है 3,78,000 का, साथ साथ में 8.2% भी नहीं दिया जा रहा है। अब आपको करना क्या है, तो यहां पर आपको इस स्कीम को करना है डिसकंटिन्यू, यानी प्रीमेच्योर विड्रॉ करना है। और हमने देखा था प्रीमेच्योर विड्रॉ करेंगे तो आपको 1% की पेनल्टी लगेगी 30 लाख पर, यानी 30,000। तो यहां पर 30,000 हो जाएगा आपका माइनस, यानी 3,48,000 जो है वो आप इस स्कीम में निवेश करके कमा सकते हैं। यानी अलग से सीनियर सिटीजन स्पाउस जब खुद भी एलिजिबल है 60 साल, तो वो अपना ही अकाउंट खुलवा लेगी अलग से और 8.2% का उसको ब्याज वहां पर मिल जाएगा। तो ये तरीका है, जब ये तरीका दिया गया है तो ये आप यूज करिए। तो सरकार को सोचना चाहिए, लोगों के पास तरीके हैं तो आप क्यों ना यहां पर ही 8.2% दे दें और वहां पर भी अलाउ करें 8.2%, उसे अलग सीनियर सिटीजन अकाउंट खोलने दे, क्योंकि यहां पर दो अलग अलग व्यक्ति है, भले ही उसकी डेथ क्यों ना हो गई हो पर अकाउंट तो उसके नाम से ही है। तो वहां पर 4% जब आप दे रहे हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का दे रहे हैं, या तो अकाउंट ही बंद करवा दीजिए ताकि वो बंदा दूसरी जगह तो निवेश कर पाएगा। लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हो जाता है। 4% का ब्याज वो कंटिन्यू रहता है उनका अकाउंट के डेथ के बाद, पता ही नहीं होता है कि पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का ब्याज मिल रहा है। तो ये आप कर सकते हैं, आप यहां पर अकाउंट क्लोज करके आप अलग से दूसरा अकाउंट खुलवा लीजिए, वहां पर आपको ब्याज 8.2% के हिसाब से मिलेगा। तो यहां पर आपको ये फायदा जो है मिल जाएगा। आ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, तो इंटरेस्ट पेबल जो है वो आपको क्वार्टरली बेसिस पर किया जाता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको 8.2% का ब्याज सालाना के तौर पर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर ब्याज तो आपको अच्छा खासा मिलता है, लेकिन इस ब्याज की कई सारी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। यहां पर इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली दिया जाता है, यानी कि आपने सीनियर सिटीजन अकाउंट ओपन करवाया, जमा कर दिए आपने 30 लाख रुपए। अब यहां पर अप्रैल महीना, मई महीना, जून, तो जून 30 को आपको पहला इंटरेस्ट दिया जाएगा 61,500 का। फिर आता है जुलाई, फिर आता है अगस्त और फिर आता है आपका सितंबर, यानी 30 सितंबर को दूसरा यानी आपको ब्याज दिया जाएगा 61,500 का। इसके बाद आता है अक्टूबर, फिर नवंबर और दिसंबर। तो इसी तरह से 31 दिसंबर को भी आपको 61,500 दिया जाता है। तो इस हिसाब से आपका जो ब्याज है वो हर क्वार्टर पर क्रेडिट कर दिया जाता है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, अगर इस ब्याज को आप क्लेम नहीं करते, विड्रॉ नहीं करते, या आपका ब्याज जो है वो अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है, तो उस केस में यानी भी किसी भी क्वार्टर में आपका जो पैसा है वो एज इट इज ही पड़ा हुआ है, यानी 61,000 रुपए ये सीनियर सिटीजन अकाउंट में ही पड़ा हुआ है। आपने इसको जो है वो क्लेम नहीं किया है, आपने इसको जो है वो ट्रांसफर नहीं किया। इस ब्याज को आपको इसको क्लेम करना होता है, ब्याज को ट्रांसफर करना होता है। अगर ये एज इट इज यहां पर पड़ा है तो उस केस में आपको कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपको ब्याज पर ब्याज, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यहां पर कोई भी कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी जो भी ब्याज आपको मिल रहा है इस पर कोई भी कंपाउंडिंग नहीं होगा। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है इस पर ही आपको ब्याज जो है वो यहां पर 8.2 मिलेगा। यहां पर ना ही आपको 4% का ब्याज मिलेगा, ना ही आपको 8.2% का ब्याज मिलेगा इन इंटरेस्ट पर, अगर आपने क्लेम नहीं किया। हर क्वार्टर में यहां पर सरकार चाहती है कि जो क्वार्टर में आपको जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो आपको क्लेम करना है। अगर आप क्लेम नहीं करेंगे तो हम आपको 1 रुपए का भी ब्याज इस पर नहीं देंगे, यानी आपका इंटरेस्ट जो है वो एक्यूमुलेटेड होता रहेगा, लेकिन उस पर कोई भी इंटरेस्ट जो है वो आपको नहीं मिलेगा, ब्याज नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा ब्याज आपको नहीं मिलेगा। तो अब आपको करना क्या है, ध्यान रखना है, ये यहां पर जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है इसको आपको ऑटो क्रेडिट करवाना है आपके सेविंग अकाउंट में, जहां पर आपको 4% का ब्याज मिल सकता है। अब चाहे तो आप सेविंग अकाउंट में रखें, आप चाहे तो आरडी अकाउंट में भी रख सकते हैं जहां पर आपको 6.7% का ब्याज मिलेगा, या चाहे तो आप एफडी अकाउंट में रख सकते हैं जहां पर आपको 7.5% का ब्याज मिलता रहेगा, या चाहे तो एमआईएस स्कीम में डाल दे, वहां पर आपको 7.4% का ब्याज मिलता रहेगा। तो आप वहां से जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, या 4% चाहे तो 4% भी रख सकते हैं, लेकिन ये ऑटो क्रेडिट फैसिलिटी आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते, ब्याज जो है सीनियर सिटीजन अकाउंट में पड़ा रहता है, हर क्वार्टर में क्रेडिट तो होता रहेगा, आपके हर क्वार्टर के एंड में यहां पर क्रेडिट होता रहेगा 61,500 61,500 61,500, लेकिन यहां पर उस पर ना आपको कोई कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा, इस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये इंटरेस्ट एज इट इज ही पड़ा रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, कई लोगों को जानकारी नहीं होती है, वो सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट जो वो क्लेम नहीं करते, इसकी वजह से उनको भारी नुकसान
हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सेविंग अकाउंट के अंदर ऑटो क्रेडिट करवाइए, इसका ऑप्शन चालू करिए, ताकि सेविंग अकाउंट से चाहे आरडी में हो, एमआईएस में हो, एफडी अकाउंट में, जहां पर भी आपको सही लगता है वहां पर आप अपना इंटरेस्ट निवेश करें और उस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जरूर कमाएं। चौथे पॉइंट पे तो रिटायरमेंट फंड आपको मिलता है। अगर आप एक रिटायर्ड एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट सरकारी एम्प्लॉय है, तो आपको रिटायरमेंट फंड दिया जाता है जिसको आप निवेश कर सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। ध्यान रखिएगा, यहां पर दो तरीके के फंड आपको मिल सकते हैं। एक तो लोअर फंड आपको मिल सकता है, यानी कम पैसा आपको मिल सकता है, और एक आपको हायर फंड मिल सकता है। किन किन को फंड मिलता है? अगर आप डिफेंस रिटायर्ड एम्प्लॉय है तो आपको यहां पर रिटायरमेंट फंड जो है मिल जाता है। आपकी एज जो है वो यहां पर 50 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। दूसरे हमारे यहां पर कैटेगरी के सिविलियन एम्प्लॉय है, जो रिटायर्ड अगर है तो उस केस में उनकी एज 55 साल से ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा अब अगर कोई स्पाउस है, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे कोई जिनकी डेथ हो गई थी इन हार्नेस में, तो उनको भी यहां पर बेनिफिट दिया जाएगा। यानी जो स्पाउस है जिसको कंपनसेशन मिलेगा, डेथ कंपनसेशन मिलता है, रिटायरमेंट फंड मिलता है, तो वो भी यहां पर निवेश कर सकते हैं। कंडीशन एक ही है, एम्प्लॉय की एज 50 साल से ज्यादा होनी चाहिए। तो जो लोग 50 साल से ज्यादा है, 55 साल से ज्यादा है, तो वो यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं। विद इन 3 महीने के अंदर अंदर उन्हें यहां पर अपना रिटायरमेंट फंड जो है वो इन्वेस्ट करना होता है। सिर्फ रिटायरमेंट फंड ही आप इसमें निवेश कर सकते हैं। रिटायरमेंट फंड के अलावा कोई भी अमाउंट आप जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश नहीं कर सकते। अब अगर किसी रिटायर्ड एम्प्लॉय को यहां पर समझ लीजिए 15 लाख मिले हैं, या फिर अगर किसी को हो सकता है यहां पर 45 लाख मिले, तो यहां पर 45 लाख मिले तो आप 30 लाख रुपए तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको रेस्ट्रिक्ट किए जाएंगे, और इसी के साथ साथ 15 लाख रुपए जो है वो आप किसी अन्य एफडी में या कहीं और निवेश कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को 15 लाख मिले वो सिर्फ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 15 लाख रुपए ही निवेश कर सकते हैं, जबकि मैक्सिमम लिमिट जो थी आपकी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की वो थी 30 लाख रुपए। तो अब ये 15 लाख रुपए जो है वो बच जाते हैं, यानी बैलेंस रह जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इस 15 लाख को आप यूज नहीं कर सकते, यानी जो बैलेंस पड़ा है इसमें आप और कोई भी पैसा नहीं डाल सकते। चाहे वो आपके प्रॉपर्टी बेचकर आपको पैसा मिल रहा हो, एफडी से पैसा हो, आपके सेविंग अकाउंट से पैसा हो, या फिर आपने शेयर्स जो है वो बेचा है, या आपके पास गोल्ड पड़ा था वो बेचा है, ज्वेलरी बेची है, तो कोई भी पैसा फंड क्यों ना हो, आप ये 15 लाख को नहीं डाल सकते। यहां पर आपके लिए वेटिंग पीरियड दिया गया है, जब तक आपकी एज 60 साल नहीं हो जाती। तो जब तक एज 60 की नहीं हो जाती तब तक यहां पर आप 15 लाख रुपए निवेश नहीं कर सकते। यानी डिफेंस एम्प्लॉय है, सिविलियन एम्प्लॉय है, तो वो यहां पर जब तक 60 साल तक के नहीं हो जाते इस 15 लाख को यूटिलाइज नहीं कर सकते। यानी जो बैलेंस लिमिट पड़ी है उसको यूटिलाइज आप नहीं कर सकते, चाहे आपके पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा भी क्यों ना है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है कई बार सिविलियन डिफेंस एम्प्लॉय के लिए, कि पैसा पड़ा हुआ है, रिटायरमेंट फंड कमाया था और भी इन्वेस्टमेंट का पैसा पड़ा हुआ है, तो वो यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डालना चाहते हैं पर वो नहीं डाल सकते। 5वें पॉइंट पे, तो अगर आप एक्सेस डिपॉजिट कर देते हैं सीनियर सिटीजन अकाउंट स्कीम में, तो वहां पर क्या कंडीशन दी गई है? ध्यान रखिएगा, अगर आप सीनियर सिटीजन अकाउंट ओपन करवाते हैं और ओपन करवाने के बाद आप एक्सेस जमा कर देते हैं, 30 लाख की लिमिट थी लेकिन आपने गलती से 40 लाख रुपए जमा कर दिए, तो जो भी पैसा आपने एक्सेस डिपॉजिट कराया है, यानी 10 लाख जो भी कराया है, यह आपको इमीडिएटली रिफंड कर दिया जाएगा। साथ में आपको यहां पर 8.2% का ब्याज नहीं मिलेगा, आपको यहां पर 4% पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। तो आपने जिस दिन से यहां पर एक्सेस डिपॉजिट करा है और टिल रिफंड तक, जब तक आपको पैसा रिफंड नहीं दिया जाता तब तक आपको यहां पर सिर्फ 4% का ब्याज मिलेगा, यानी 8.2% का यहां पर आपको फायदा जो है वो नहीं दिया जाएगा, सिर्फ 4% का बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने 30 लाख रुपए थे, आपने 40 लाख रुपए जमा करे, यानी 10 लाख रुपए आपने एक्सेस डिपॉजिट कर दिए हैं। अब इस 10 लाख पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? मान लीजिए अगर आप एफडी में यही 10 लाख रुपए डालते हैं तो 7.5% का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन आपको अभी मिल रहा है 4%, यानी आपका हो जाता है 3.5% का सीधा सीधा नुकसान। तो 10 लाख पर 3.5% का नुकसान, और अगर आपने 6 महीने तक, अगर समझ लीजिए पोस्ट ऑफिस ने आपको पैसा रिफंड नहीं किया है, तो उस केस में 6 महीना डिवाइड बाय 12, तो यहां पर सीधा 17,500 का आपका हो जाता है नुकसान। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में एक्सेस पैसा जमा कर देते हैं, 30 लाख रुपए से ज्यादा आप पैसा जमा कर देते हैं, तो पहले तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा,
और रिफंड आपको किया जाएगा, लेकिन सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज देकर। अगर कहीं यहां पर पोस्ट ऑफिस डिले कर देती है पैसा देने में, तो जब तक आपका रिफंड नहीं हुआ है उतने पीरियड तक आपको यहां पर कम ब्याज दिया जाएगा, 8.2 का फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हमने 5 ऐसी बातें जानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, जिसमें आपको निराशा हो सकती है, यानी डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं अगर आप इस स्कीम में निवेश करते हैं। ये सारी बातें आपको कोई भी पोस्ट ऑफिस या यूट्यूब पर कहीं पर भी ये सारे पॉइंट्स की डिस्कशन नहीं होते। कई लोग सीनियर सिटीजन में निवेश कर लेते हैं, लेकिन कई बार यहां पर उनको नुकसान हो जाता है। तो 5 वैलिड पॉइंट मैंने आपको बताया जिसमें आपको भारी नुकसान हो सकता है। अदरवाइज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक बेस्ट स्कीम है, जिसमें आपको 8.2% ब्याज मिलता है। हर महीने 20,500 की आपकी इसमें इनकम हो जाती है, यानी सीनियर सिटीजन को गारंटेड यहां पर उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपका सिक्योर होता है, साथ में ब्याज भी आपको गारंटेड मिल जाता है। लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी डिपॉजिटर है, जो भी निवेशक है, उनका कोई भी नुकसान ना हो, जिसकी वजह से ये सारी बातें जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सिर्फ आप तक ही ये बातें ना रखें, अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव को जरूर इसके बारे में जानकारी दें। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोगों तक भी यहां पर बात पहुंचे, उन्हें भी इस स्कीम के फायदे नुकसान के बारे में पता होना चाहिए। कहीं उनका कहीं नुकसान ना हो जाए, इसकी जिम्मेदारी भी आपको उठानी चाहिए। तो आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए। हमारी यही मुहिम है कि हम चाहते हैं कि जो सीनियर सिटीजन है, निवेशक है, उनका नुकसान ना हो, उन्हें स्कीम के बारे में पूरी जानकारी हो, क्योंकि आपको कहीं पर भी ये जानकारी देखने को नहीं मिलेगी। ये जानकारी सिर्फ हमारे ही चैनल पर आपको दी जाएगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।